हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सब्जेक्टिव मैटर्स। एंड आज अपन डिस्कस करेंगे इंडियन पैनल कोड चैप्टर 3 जो कि ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड है। चैप्टर 3 जो है वो सेक्शन 53 से लेके 75 तक के सेक्शंस बताता है। इसमें बताया गया है कि किस टाइप की पनिशमेंट्स दी जाएगी जब व्यक्ति से अपराध हो जाता है। तो जो पनिशमेंट दी जाती है उसके टाइप्स बताए गए हैं और उन सजा उसके संबंध में जो सारे सजा से रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं वो यहाँ पर इंडियन पैनल कोड चैप्टर 3 में बताए गए हैं। अपन सेक्शन 53 से 55 पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे के सेक्शन देखने से पहले एक बार उनको थोड़े में रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 53 जो है वो 6 टाइप की पनिशमेंट बताता है कि मतलब अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है तो उसे जो सजा दी जाती है उसके यहाँ टाइप्स बताए गए हैं कि सबसे पहले तो डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और थर्ड नंबर की जो पनिशमेंट है उसे रिपेल्ड कर दिया गया है। 6 अप्रैल 1949 को वो हटा दी गई थी। मतलब यहाँ पर जैसे पहले के समय में जो अलग टाइप की सजा दी जाती थी जैसे काला पानी वगैरह, तो उस टाइप की कोई सजा जो, लेकिन यहाँ पर थर्ड नंबर पर जो पनिशमेंट है उसे रिपेल्ड कर दिया गया है। और 4 नंबर पे जो पनिशमेंट दे रखी है वो है इम्प्रिजनमेंट, जिसमें 2 टाइप्स के बता रखे हैं जैसे रिग्रेरिस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेरिस मतलब कि जैसे कि उसके साथ में कोई कठिन कार्य, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया गया है उसको उसके साथ में जेल में जैसे उसको कोई कठिन कार्य करना होता है साथ में। तो इस तरीके से जैसे चक्की पीसना वगैरह जो अपन सुनते हैं कि जेल में जाके अपन से कठोर श्रम करवाया जाता है, साफ सफाई करवाई जाती है या जैसे चक्की पिसवाई जाती, तो वो उस तरीके का जो इम्प्रिजनमेंट होता है उसे रिग्रेरिस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब कि वो सिंपल बस वो जेल में अपना समय बिता रहा है, तो इस तरीके से। और फिर 5 नंबर पे जो पनिशमेंट दे रखी है वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और 6 नंबर पे जो पनिशमेंट दे रखी है वो है फाइन। तो ये 6 टाइप की पनिशमेंट दे रखी है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसको जो सजा दी जाती है, यहाँ पर वो 6 तरीके की सजा बताई गई है। 53A जो है वो बताता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन की सजा दी गई तो उसके संबंध में क्या अर्थ लगाया जाएगा। पहले मतलब अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कर लेता था, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि ऑफेंस कर लिया है अगर किसी व्यक्ति ने, तो उसे जो है वो सीधा देश कुछ समय के लिए उस स्थान से भेज दिया जाता था, हटा दिया जाता था, जिसे अपन देश निकाला या कहते हैं। तो उस तरीके से कुछ एरिया में उसकी एंट्री जो है रोक दी जाती थी। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन का उसे ऑर्डर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, इसके संबंध में ये बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति को कोई ट्रांसपोर्टेशन का ऑर्डर दिया गया है तो उसके संबंध में क्या अर्थ लगाया जाएगा, उसका क्या निर्देश होगा, ये सेक्शन 53A में बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ को जो है वो समझा जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब कि अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन का सेंटेंस दिया गया है तो उसके संबंध में समझा जाएगा कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि आजीवन कारावास दिया गया है। लेकिन अमेंडमेंट 1955 से पहले 1955 से पहले जो है इसको रिग्रेरिस इम्प्रिजनमेंट में समझा जाता था। जैसे अभी इसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में समझा जाता है। इसका सब क्लॉज ये बताता है कि अमेंडमेंट 1955 से पहले ट्रांसपोर्टेशन के सेंटेंस को जो है वो रिग्रेरिस इम्प्रिजनमेंट में समझा जाता था। लेकिन ये जो सेक्शन 53A है वो यही बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसके संबंध में क्या अर्थ लगाया जाएगा, तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ समझा जाएगा। और अगर वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शॉर्टर टर्म में, मतलब कि कुछ कुछ समय में अलग अलग दी गई है, जैसे 2 महीने की फिर 4 महीने की, इस तरीके से टर्म में दी गई है, तो वहाँ पर उसको जो है वो मतलब रिपेल्ड समझा जाएगा। उसके संबंध में ये समझा जाएगा कि वो ओमिट हो चुकी है। ये सेक्शन 53 है, ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में बताता था। सेक्शन 54 जो है वो बताता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, मतलब कि डेथ सेंटेंस है तो उसका लघुकरण किस में होगा। बहुत सी सजा होती है ना, पहले किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है फिर उसकी उस सजा को कम कर लिया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसका जो है वो कम्यूटेशन क्या होगा, मतलब उसको कैसे कम किया जाएगा। तो डेथ सेंटेंस को जो है वो एनी अदर पनिशमेंट, मतलब किसी भी पनिशमेंट में, किसी भी अन्य दंड में जो है वो उसका कम्यूटेशन किया जा सकता है। 55 जो है वो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के संबंध में बताता है कि अगर जैसे कि डेथ का जो है वो एनी अदर पनिशमेंट में होता है, तो यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का लघुकरण कौन से सजा में किया जाएगा, किसमें किया जाएगा, उसके संबंध में बताया गया है कि टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, मतलब कि ऐसा कारावास जो 14 साल से अधिक का ना हो, उस इम्प्रिजनमेंट में इसको जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट के संबंध में ऐसे कारावास में उसका लघुकरण, उसका कम्यूटेशन किया जाएगा जो 14 साल से अधिक का नहीं हो। अब सेक्शन अपन देखते हैं 55A जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के संबंध में बताता है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अर्थ कहाँ लिया जाएगा और कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट समझा जाएगा गवर्नमेंट से, जहाँ पर मतलब बहुत से ऐसे
सेक्शंस हैं जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट शब्द का यूज लिया गया है, तो उसमें कहाँ पर अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट समझना है और कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से अर्थ लगाना है, इसके संबंध में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 55 ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मीनिंग तब निकाला जाएगा जब वो डेथ सेंटेंस दिया गया है अगर कहीं, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, और जहाँ पर जो है वो मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो यूनियन की है, मतलब संघ की शक्ति व्याप्त है, तो वहाँ पर जो है वो अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट समझना है। और स्टेट गवर्नमेंट मतलब जहाँ पर कि अदर कोई सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस नहीं है, कोई अदर सेंटेंस दिया गया है और जहाँ पर कि स्टेट की पावर है तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट समझा जाएगा, और जहाँ पर यूनियन की पावर होगी वहाँ पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट समझा जाएगा। तो ये सेक्शन 55A हो गया। आप सेक्शन 56 जो है वो यूरोपियन और अमेरिकियों को जो है वो कठोर श्रम का कारावास दंडादेश दिया गया है जो कि 10 साल से अधिक है, किंतु लाइफ इम्प्रिजनमेंट से अधिक नहीं है। तो ऐसे सेक्शन के संबंध में ये प्रोवाइडो बताता है, इसके संबंध में ये प्रोवाइडो है सेक्शन 56, लेकिन ये रिपेल्ड ओमिट हो चुका है। लेकिन फिर भी इसकी डेट अपन एक बार देख लेते हैं कि ये 6 अप्रैल 1949 को ये जो है वो ओमिट हुआ है। तो ये सेक्शन 56 जो है इस यहाँ पर बताया गया है कि ये ओमिट हो चुका है। इसकी डेट एक बार याद रख लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में इनकी डेट पूछ लेते हैं। तो 6 अप्रैल 1949 को ये रिपेल्ड हो चुका है। सेक्शन 57 जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट को बताता है, और यहाँ पर सेक्शन 57 में ये बताया गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर्स के बराबर समझा जाएगा। अब ये फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब कई बार अपन ऐसा सेंटेंस भी देखते हैं ना कि मतलब कोई ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनकी सजा इस टाइप की होती है कि दीर्घतम अवधि का आधा, मतलब कि जैसे किसी ने कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया है जहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा, जैसे अगर मतलब मान लीजिए दीर्घतम अवधि का आधा है तो उस ऑफेंस की जो अधिकतम सजा है वो 10 ईयर्स की है, तो 10 ईयर्स का अपन आधा कर देंगे तो वो 5 ईयर्स हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा कैसे होगा, तो वहाँ पर ये फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट में ये साफ बताया गया है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है जहाँ पर ऐसा आ जाता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4, तो वहाँ पर अपन लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर्स के बराबर समझेंगे। इसलिए इस सेक्शन की जरूरत पड़ी है। जैसे इंडियन पेनल कोड में भी बहुत सी पनिशमेंट, बहुत से ऑफेंस हैं जिनके संबंध में ऐसा सेंटेंस दिया जाता है कि मूल अपराध का या मतलब अधिकतम दीर्घतम अवधि का आधा, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कि उस ऑफेंस की सजा 10 ईयर्स है तो 10 ईयर्स का आधा हो जाएगा 5 ईयर्स। अब वहाँ पर अगर मेन जो ऑफेंस है उसकी सजा ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 निकालने के लिए तो यहाँ पर सेक्शन 57 में बताया गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर्स के बराबर समझा जाएगा। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट में ये बताया गया है कि जब भी मतलब दंड विधियों की भिन्न निकालनी होगी या वहाँ पर जब भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को जो है उसकी भिन्न निकालनी होगी तो वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर्स के बराबर समझा जाएगा। अब सेक्शन 58 जो है वो बताता है कि ट्रांसपोर्टेशन का अगर किसी व्यक्ति को सेंटेंस दिया गया है तो उस व्यक्ति के साथ हाउ टू डील, मतलब उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा जब तक कि उसे ट्रांसपोर्टेशन पर नहीं भेज दिया जाएगा। वैसे तो ये सेक्शन 58 जो है रिपेल्ड हो चुका है, लेकिन 1 जनवरी 1956 अपन को ये जो भी सेक्शंस जो ओमिट हो चुके हैं, जो हट चुके हैं, तो उनकी डेट्स याद रखनी। कई बार इनके संबंध में डेट के संबंध में एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी डेट के लिए ही बस अपन ये देखते हैं कि जो भी सेक्शंस रिपेल्ड हो चुके हैं तो उनकी डेट एक बार अपन को देख लेनी है। 1 जनवरी 1956 को ये सेक्शन 58 जो है वो रिपेल्ड हो चुका है। सेक्शन 59 जो है वो भी रिपेल्ड हो चुका है, कारावास के बदले निर्वासन, तो वहाँ ये भी रिपेल्ड हो चुका है। अब इस तरीके के सेक्शंस नहीं है, तो यहाँ पर ये इसकी भी डेट है 1 जनवरी 1956 को ये रिपेल्ड। सेक्शन 60 जो है वो बताता है कि सेंटेंस में बी होली और पार्टली रिग्रेरियस और सिंपल, तो मतलब कि जो भी न्यायालय, सेक्शन 60 ये कहता है कि जो भी न्यायालय इम्प्रिजनमेंट का जो है सेंटेंस देता है या जिस भी न्यायालय के द्वारा जो दंडादेश सुनाया जाता है वो न्यायालय जो है वो उस अपराधी को या उस दंडादेश में ये जो है वो स्पष्ट कर देगी कि ये जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिग्रेरियस है या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट है या फिर पार्टली रिग्रेरियस और पार्टली सिंपल है। तो इस संबंध में ये सेंटेंस 60 यही कहता है कि जो भी कोर्ट इस तरीके का इम्प्रिजनमेंट सुनाएगा उस कोर्ट को जो है उसमें दंडादेश में ये स्पष्ट करना होगा कि ये जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिग्रेरियस है या सिंपल है। बस इसके संबंध में ही बताया गया है कि या फिर वो पार्टली रिग्रेरियस है और पार्टली जो है वो सिंपल है। ये सेक्शन 60 है। सेक्शन 61 जो है वो बताता है कि सेंटेंस ऑफ फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी।
सेक्शन 61 और 62 दोनों ही फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और ये दोनों ही रिपेल्ड ओमिट हो चुके हैं। इसके संबंध में अपन देख लेते हैं कि ये जो सेक्शन 61 है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ये जो है 1921 के अमेंडमेंट में सेक्शन 4 के तहत जो है ये ओमिट हो चुका है, तो ये अब नहीं है। और सेक्शन 62 जो है वो भी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है, लेकिन मृत्यु दंडादेश मतलब कि जब डेथ सेंटेंस या ट्रांसपोर्टेशन का या इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड कोई सेंटेंस दिया गया है उन अपराधियों की बाबत अगर संपत्ति का समापरण है तो वो सेक्शन 62 में बताया गया है। सेक्शन 61 जो फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड और सेक्शन 62 भी, लेकिन बस इसमें ये जो है वो डेथ सेंटेंस, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट से जो अपराधियों की बाबत जो संपत्तियों का समापरण किया जाता है, फोरफीचर की जाती है उनकी प्रॉपर्टी को, उसके रिलेटेड सेक्शन 62 था। सेक्शन 61 और 62 दोनों ही 1921 में सेक्शन 4 के तहत जो है वो ये रिपेल्ड हो चुके हैं। सेक्शन 63 जो है वो बताता है अमाउंट ऑफ फाइन को। अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो मतलब कि अनलिमिटेड तो हो सकता है, शैल नॉट बी एक्सेसिव, मतलब वो अत्यधिक नहीं होगा, अमर्यादित हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। यही सेक्शन 63 में बताया गया है कि जुर्माने की रकम जो है वो अत्यधिक नहीं होगी, अमर्यादित हो सकती है। सेक्शन 64 जो है वो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के संबंध में बताता है। सेक्शन 64 ये कहता है कि जब भी कोई अपराधी है जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा फाइन या विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट इस तरीके की कोई सजा दी गई जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों दिया गया है, या जुर्माना कारावास सहित और रहित है, या जुर्माना और कारावास इस तरीके की कोई सजा दी गई, तो जो भी न्यायालय ये दंडादेश देता है, ऐसे में अगर वो ऑफेंडर फाइन नहीं देता है तो फिर जो न्यायालय है वो फाइन ना देने पर जो उसको कारावास देगा वो उस अन्य कारावास से अतिरिक्त होगा। ये सेक्शन 64 कहता है। सेक्शन 64 बताता है कि फाइन ना देने पर इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस जो दिया जाएगा वो क्या होगा, वो कैसा होगा, वो उस मूल कारावास जो उसने ऑफेंस किया है उसकी सजा है इम्प्रिजनमेंट और फाइन, फिर उसका फाइन नहीं देने पर उसको जो और इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा वो पहले वाले इम्प्रिजनमेंट में शामिल नहीं होगा, वो उससे एडिशनल होगा, वो उस इम्प्रिजनमेंट से अतिरिक्त होगा। ये सेक्शन 64 बताता है कि जब भी कोई ऑफेंडर कोई ऐसी सजा ऐसा कोई क्राइम करता है जिसकी सजा फाइन या विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट फाइन या फाइन और इम्प्रिजनमेंट इस तरीके से है, और जिस न्यायालय ने जो सजा सुनाई है जिसमें फाइन दिया है या इम्प्रिजनमेंट के साथ या अलग से जो भी सेंटेंस दिया है और वो ऑफेंडर फाइन नहीं देता है, तो जिस न्यायालय ने ये दंडादेश दिया है वो न्यायालय उसे फाइन ना देने पर भी जो दंडादेश देगा वो उस पहले वाले इम्प्रिजनमेंट में शामिल नहीं होगा, उससे एडिशनल होगा। फाइन ना देने पर उसे और अतिरिक्त दंडादेश इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, वो एडिशनल होगा, वो पहले वाले में शामिल इम्प्रिजनमेंट में शामिल नहीं होगा। सेक्शन 65 जो है वो लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन बताता है। मतलब कि सेक्शन 64 में तो ये बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति को कोई सजा सुनाई जाती है फाइन विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट या फाइन और इम्प्रिजनमेंट जो भी हो, उसमें अगर वो फाइन नहीं देता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट भोगना पड़ेगा, उसे और अलग से कारावास भोगना पड़ेगा, वो उस मूल कारावास में शामिल नहीं होगा। फाइन ना देने पर उसे अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। ये सेक्शन 64 बताता है। अब सेक्शन 65 जो है वो लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन बताता है। लिमिट बताता है कि जो उसे एडिशनल अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा उसकी लिमिट क्या होगी या वो कितना दिया जाएगा, ये सेक्शन 65 में बताया गया है। सेक्शन 65 यही कहता है कि जब भी कोई अपराधी को कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाता है, जुर्माना न देने पर उसे कितनी अवधि तक का कारावास दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो जो होगा वो उस अधिकतम कारावास के 1/4 से अधिक नहीं होगा जो उस अपराध के लिए उसे दिया गया है। मतलब कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे इम्प्रिजनमेंट और फाइन दिया गया है। अब उसने फाइन नहीं दिया तो जो इम्प्रिजनमेंट उस फाइन के साथ पहले उसे दिया गया था उसके 1/4 से अधिक नहीं होगा, यहाँ पर ये बताया गया है। मान लीजिए किसी को 10 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन दिया गया, अब वो फाइन नहीं दे रहा है, 1/4 से अधिक नहीं होगा, तो मतलब 10 जो पहले 10 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया गया था उसका 1/4 से अधिक नहीं होगा। ये सेक्शन 65 कहता है। सेक्शन 64 और 65 देखने में सेम है क्योंकि वो भी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन बताता है और ये लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन बताता है। लेकिन सेक्शन 64 ये बताता है कि फाइन और इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट किसी को दिया गया है तो फाइन ना देने पर वो एडिशनल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा उसको, जो इम्प्रिजनमेंट पहले से उसे सजा में शामिल है उसके साथ शामिल नहीं होगा, उसके अतिरिक्त उसे कारावास भोगना पड़ेगा फाइन ना देने पर। ये सेक्शन 64 कहता है।
और सेक्शन 65 ये बताता है कि फाइन ना देने पर जो उसे एडिशनल इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा वो कितना होगा। तो वो जो पहले उसे अपराध के लिए जो सजा सुनाई गई है इम्प्रिजमेंट और फाइन की, फिर वो फाइन नहीं देता है तो ना देने पर जो एडिशनल इम्प्रिजमेंट होगा वो उसके अधिकतम कारावास के 1/4 से अधिक नहीं होगा। ये सेक्शन 65 में इसकी लिमिट बताई गई है, लिमिट टू इम्प्रिजमेंट बताया गया है कि जो अधिकतम कारावास के 1/4 से अधिक नहीं होगा। सेक्शन 66 जो है वो बताता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन 66 के संबंध में अपन ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये बताया गया है जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 66 जो है वो तभी अप्लाई करेगा जब कोई भी जो ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसकी सजा में इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों शामिल है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो केवल फाइन से पनिशेबल है या केवल इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है तो वहाँ पर सेक्शन 66 अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित करे ऐसा किसी भांति का होगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये पहले ही बताया गया है कि वो कारावास वैसा होगा, फाइन ना देने पर किसी भी व्यक्ति को जो इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा वो कारावास वैसा होगा जैसा उसे उस अपराध के लिए दिया गया है। अब कोई ऑफेंस ऐसा है जो केवल फाइन से पनिशेबल है, इम्प्रिजमेंट से नहीं है, तो वहाँ पर उसको फाइन ना देने पर किस तरीके का इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा वो यहाँ पर ये चीज़ फिर अप्लाई नहीं करेगी। जब भी कोई ऑफेंस ऐसा हुआ है जिसमें फाइन की सजा दी गई है, अब वो व्यक्ति फाइन नहीं देता है तो उसे किस भांति का इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा? उस भांति का इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा जिसके लिए उसे सजा मिली है मूल अपराध में जो इम्प्रिजमेंट है उस तरीके का फाइन ना देने पर इम्प्रिजमेंट भी उसी तरीके का होगा। मतलब कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने थेफ्ट का ऑफेंस किया है, अब थेफ्ट का ऑफेंस में उसे इम्प्रिजमेंट और फाइन की सजा दी गई है। थेफ्ट में सिंपल इम्प्रिजमेंट है तो वहाँ पर वो फाइन नहीं देगा, तो फाइन ना देने पर जो इम्प्रिजमेंट है तो वहाँ पर वो फाइन नहीं देगा, तो फाइन ना देने पर जो उसे एडिशनल इम्प्रिजमेंट मिलेगा वो भी सिंपल होगा। ये सेक्शन 66 यही कहता है कि जब भी कोई ऑफेंस ऐसा होता है जिसकी सजा में इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों शामिल हो तो ही सेक्शन 66 अप्लाई करेगा। अगर कोई ऑफेंस केवल फाइन से पनिशेबल है, सेक्शन 66 वहाँ अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन 66 यही बताता है कि जो फाइन नहीं देने पर एडिशनल इम्प्रिजमेंट है वो उस प्रकृति का होगा जो मूल अपराध के लिए जिस तरीके का उसे इम्प्रिजमेंट दिया गया है उसके तरीके का ही होगा। ये सेक्शन 66 में बताया गया है।